स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में वीडियो डाला है और मैंने बताया है क्लास 10 और क्लास 12 की रसायन विज्ञान और 10 की विज्ञान हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सब लोग वीडियो को बारी बारी से देखें, जिससे कि आपका क्लास 10 रसायन विज्ञान पूरा जीरो से हीरो तैयार हो जाए। ठीक है, आपके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। जीरो से हीरो आपका तैयार कराया जाएगा और प्रत्येक बच्चा को आप शेयर करें। यदि आपको दोस्त है, मित्र है, कोई भी है, आप उसको शेयर करें कि हाँ आइए आप पढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी वीडियो देंगे आपको रसायन विज्ञान की। ठीक है, जैसे रसायन विज्ञान के चैप्टर 4 चैप्टर हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण है। तीसरा है धातु एवं अधातु। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस तरीके से हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे बारी बारी से, जो कि पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। इंग्लिश क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर किस तरीके से स्टार्ट होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, और आपके परीक्षा में कितने अंक का आएगा? 2 अंकों का आएगा। तो पहला क्वेश्चन यही है आपका, किस नियम पर रासायनिक समीकरण का संतुलित करना आधारित है? ठीक है, मतलब ये पूछना चाहता है आपसे कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं और इसका नियम क्या है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान सुनिए बच्चों, रासायनिक समीकरण का संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। समझ में आ गई बात? किस पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हम लोग। रासायनिक समीकरण में प्रतीक डाउन एरो मतलब नीचे की ओर एरो है, एवं अपवर्ड एरो मतलब ऊपर की ओर तीर है, क्या प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, तो जो नीचे की ओर है तीर, वो किसको व्यक्त करता है? ठोस को, यानी ठोस यानी कोई पदार्थ हो और या धातु हो, क्या हो? धातु हो आपकी, वो ठोस नीचे को दर्शाता है। जबकि ऊपर की तीर क्या दर्शाता है? गैसीय पदार्थ। क्या दर्शाता है? गैसीय पदार्थ दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर जो नीचे की तीर है वो क्या दर्शाते हैं? धातु अवक्षेप है। ठीक है, ठोस होगा। जो ऊपर है वो गैसीय पदार्थ होगा, यानी गैस होगी, ऊपर हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जलीय अवस्था क्या है? कह रहा है जलीय अवस्था क्या है, तो समझिए, किसी अभिकारक का या उत्पाद का जल में विलयन उसकी जलीय अवस्था कहलाती है। मतलब ये कह रहा, कोई भी अभिकारक लीजिए और आप उसको इस तरीके से जल में घोल दीजिए। क्या करिए? जल में घोल दीजिए, तो जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जलीय अवस्था कहा जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम आपको अलग से करके दिखाएंगे कि कैसे इक्वल किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार जो है ना 6 नंबर का आया। कितने नंबर का आया इस बार? 6 नंबर का आया है। तो मैं इन सारे क्वेश्चनों को अलग अलग करके दिखाऊंगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो आंसर इसका है, भोजन के पाचन में वियोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो सबको पता है, जब श्वास लेंगे तो O2 अंदर जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी। O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? श्वसन में उपचयन
एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन में उपचयन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रियाओं में ऊर्जा किस रूप में ली जाती है? वियोजन अभिक्रियाओं में ऊर्जा किस रूप में ली जाती है? सुनिए, प्रकाश ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में या विद्युत के रूप में। 3 तरीके से ली जाती है। पहला क्या आपका ऊर्जा, ऊष्मा, दूसरा है प्रकाश या फिर विद्युत। इन तीनों तरीके से ऊष्मा ली जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए बहुत ही आसान है, CaO। क्या नाम है इसका? CaO। ठीक है, इसका है बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है। मतलब इसमें कह रहा अविलेय मतलब जो मिले ना, जो मिले ना, उसे क्या बोलते हैं? अविलेय लवण कहा जाता है। जैसे इसका आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या आंसर होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड किन अभिकारकों से प्राप्त किए जा सकते हैं? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड किन कारकों से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए इसमें है Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट से प्राप्त किया जा सकता है, और बेरियम क्लोराइड BaCl2 से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ये कह रहा है इसको कैसे कैसे प्राप्त रिएक्शन करा सकते हैं। तो रिएक्शन आपका इस तरीके से होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन कैसे कराएंगे हम लोग? Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्रिया कराएंगे यहाँ प्राप्त होगा NaCl और प्लस BaSO4 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ आप 2 से गुणा करा देंगे तो आपका ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये वाला बन जाएगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करा के प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फिर से आ गया आपका क्या? रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो मैं जितना भी चैप्टर में बैलेंस इक्वेशन उनको एक ही वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपका सारा बैलेंस सेक्शन एक ही बार में तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम आज थ्योरिकल सारे सवाल करेंगे। अभिक्रिया की गति प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? मतलब जो रिएक्शन होती है तो उसको प्रभावित कर सकता है। उसमें क्या पहला है? अभिकारकों की प्रकृति। मतलब प्रकृति मतलब क्या है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, ये जानना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है। दूसरा क्या होगा? ताप, टेम्परेचर कितना है, कम है, ज़्यादा है, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। सांद्रण मात्रा कितनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मात्रा कितना है आपका। दूसरा क्या है? उत्प्रेरक, मतलब उत्प्रेरक कौन सा है, फास्ट उत्प्रेरक है या स्लो उत्प्रेरक है, इस पर भी आपका अभिक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो इसको प्रभावित करता है। पहला कौन सा? अभिकारकों की प्रकृति, जैसे अम्लीय क्षारीय होगा। दूसरा क्या होगा? ताप कैसा है, अधिक है या कम है। तीसरा क्या है? सांद्रण कम है या ज़्यादा मात्रा। उत्प्रेरक कैसा है, स्लो है या फास्ट, ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चूने को पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो यह दुधिया हो जाता है, क्यों? ठीक है, समझिए बात को।
जब चूने के पानी में CO2 प्रवाहित किया जाता है तो दूधिया हो जाता है, क्यों? ठीक है, तो सुनिए, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा आपका, ठीक है। और यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जब ये आपस में क्रिया करें तो क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में जल देगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दूधिया रंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, लोहे के औजार पर पेंट की अपेक्षा तेल लगाया जाता है, क्यों? बहुत समझने वाली बात है। आप जब भी देखते होंगे अपने घर में, किसी के आसपास घर में क्या होता है, लोहे के औजार क्या लगाते हैं, लोहे का कोई सामान है, दरवाज़ा है, खिड़की है लोहे का, तो हम लोग क्या लगाते हैं, उस पर पेंट ही लगाते हैं ना। लेकिन ये कह रहा है कि तेल लगाया जाता है, क्यों? क्या रीज़न है, वाई गिव मी रीज़न, कह रहा है मुझे कारण बताइए। तो सुनिए कारण क्या है, लोहे के औजार पर पेंट की अपेक्षा तेल लगाना उचित समझा जाता है, क्योंकि औजार का प्रयोग करने पर पेंट आसानी से छूट जाता है। क्या गजब का आंसर, ठीक है। कह रहा है जब पेंट लगाया जाता है तो पेंट आसानी से छूट जाता है, लेकिन तेल आसानी से नहीं छूटता है, इसी कारण तेल लगाना उचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, खाद्य सामग्री विकृत कैसे हो जाती है? विकृत मतलब खराब कैसे हो जाती है, ठीक है। तो सुनिए, खाद्य सामग्री विकृति हो जाती है जब उनमें उपस्थित तेल तथा वसा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनका रंग और स्वाद बदल जाता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इसे बताना है आपको क्यों हो जाता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि O2 प्रेजेंट होता है, जिस कारण तेल और वसा क्या हो जाता है, तेल और वसा ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के कारण इसका रंग और स्वाद दोनों बदल जाता है, ठीक है। इसका रंग और स्वाद दोनों बदल जाता है, इसी कारण सामग्री खराब हो जाती है, ठीक है। चलें देखें, ये क्वेश्चन आपके 2022 में आया हुआ है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे सभी प्यारे बच्चों ने इसे हल किया था। चलें देखें, एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अपक्रिया को समझाइए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आपको इम्पोर्टेंट है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं, अतः इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अतः इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखें प्यारे बच्चों, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है इसका, और ये क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब यहाँ जब क्रिया होगी, जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो अपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की हानि होती है तो अपचयन कहलाता है, और जब हाइड्रोजन की हानि होती है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका ऑक्सीकरण क्रिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपचयन क्रिया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लूज हो रहा है और यहाँ से आपका हाइड्रोजन लूज हो रहा है, ठीक है।
चले फिर से प्यारे बच्चों, आ गया आपका, समझे क्या आ गया है आपका। अब क्रियाओं को संतुलित करना है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ एक वीडियो में सारा आपको हल करके दिखाया जाएगा अलग से कॉपी में, जिससे कि आप इसे आसानी से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ये वाला, ये भी 2022 में आया हुआ है आपका। ठीक है, 2022 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। मतलब कह रहा कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, इसको आपको बताना है, बट रीजन देना है। क्या रीजन है चलिए देखते हैं। यहाँ कापर 2+ चार्ज है, जलीय विलयन है, और Zn जिंक अर्थात ठोस है। फिर यहाँ पर जब इसका आया तो धातु रूप आया, कापर ठोस होता है। फिर यहाँ से इसका आवेशित रूप आ गया है Zn 2+ चार्ज, और एक इसमें है जलीय विलयन में। ठीक है, तो देखिए क्या रीजन है, आइए रीजन को समझते हैं हम लोग। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है अर्थात देता है, अपचायक के रूप में कार्य करता है। बात समझिए, जैसे आप किसी को धन दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी न किसी के सामने वाले को मदद कर रहे हैं, इसलिए आप क्या होंगे, अपचायक होंगे। अतएव मतलब अतः Zn जिंक अपचायक का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ त्याग रहा है, जिस कारण क्या होगा, ये अपचायक का कार्य करेगा। ठीक है, इसी के दूसरी जो साथ में कापर, यहाँ कापर देखो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो दूसरी ओर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अतः Cu2+ चार्ज ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक, बहुत ही आसान है। आज के लिए बच्चों इतना ही, और इसे आप देखिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।